मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर, उस पर हम लोगों ने एक दिवसीय परीक्षाओं को देखते हुए पहले से लेकर 5वें प्रश्न पत्र तक हल कर लिया था। इस छठे प्रश्न पत्र पे हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इस पे पहला प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी? तो लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब यहाँ पर देख लें, लोकसभा के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम एज 25 वर्ष होती है, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर आप एक कोड ध्यान रख सकते हैं, जब तक है जान, जब तक है जान। अगर ये सेंटेंस ध्यान रखें तो बहुत ऐसे पद हैं भारतीय संविधान के अनुसार जिनमें अधिकतम आयु का जिक्र नहीं किया गया, केवल और केवल न्यूनतम आयु का जिक्र किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी अध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और इसका मुख्य काम होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें पद ग्रहण कराना। तो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, प्रश्न वही है, भाषा चेंज की गई है, तो इसमें भी न्यूनतम आयु का जिक्र 25 वर्ष है। डी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु जब तक है जान, जब तक है जान, अर्थात अधिकतम आयु का जिक्र नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने, यहां पर ध्यान देंगे, एक शब्द है स्थगित करना। स्थगित या स्थगन की जब बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बी ऑप्शन। अगर इसके सत्रावसान, सत्राहूत या विघटन की बात आती तब आप यहां पर राष्ट्रपति को टिक करते। अगले प्रश्न के रूप में पूछा गया है आपसे, प्राक्कलन समिति में शामिल हैं। तो प्राक्कलन समिति में शामिल सदस्यों की संख्या पूछी गई है, तो ये इनकी सदस्य संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये केवल और केवल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। दूसरी इस पर विशेष बात ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ी समिति होती है, सबसे बड़ी समिति होती, और इसके मेंबरों की संख्या कितनी होती? 30, और केवल लोकसभा के सदस्य, सबसे बड़ी समिति होती। अगर दूसरे बिंदु पर बात करें तो इसकी एक और विशेषता होती है कि इसका जो गठन किया गया वो कब किया गया? तो 1950 में इसका गठन किया गया था। कब? 1950 में। फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्राक्कलन समिति को किसकी जुड़वा बहन कहते हैं? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक पीएसी शब्द ध्यान रखिएगा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति की इसे जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि, कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि से संबंधित होता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि के संबंध में प्रावधान करता है। अब यहां पर अन्य अनुच्छेदों में बात करें तो एक आर्टिकल आपसे और पूछा जाता है 266, इस पे अभी आगे चल करके देखेंगे तो संचित निधि का प्रावधान पूछा जाएगा कि संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 266 है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। तो न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? तो उच्च और उच्चतम न्यायालय। अब यहां पर अकेले उच्चतम न्यायालय, अकेले उच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों द्वारा, सभी न्यायालय नहीं करते, उच्च और उच्चतम, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू की अधिकारिता रखते हैं। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? यहां पर ध्यान देंगे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, बिल्कुल नहीं, संसद के अधिनियम द्वारा। यहां पर ध्यान रखेंगे, संसद में कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ाई जा सकती है। तो यहां बी ऑप्शन ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां ध्यान देंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यहां पर और देख लें,
कि ये जो पीएसी होती है, ये लोक लेखा समिति, इसी को अभी हमने पढ़ा था, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इस पब्लिक अकाउंट कमेटी पर अगर बात करें तो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन जो किया गया था वो 1921 में किया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बड़ी समिति, अब इस समय पढ़ सकते हैं सबसे पुरानी समिति। तो सबसे पुरानी समिति कौन है? पीएसी। और पीएसी के अगर सदस्यों की बात करें तो इस पर टोटल 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, 15 और 7 के रेशियो पर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से इनकी होता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी अपीली अदालत की बात कर रहा है, तो यहाँ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मार्शल कोर्ट, सत्र अदालत। तो यहाँ ध्यान रखेंगे उच्चतम न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, यही भारत का सबसे बड़ा या अंतिम न्यायालय है, जहाँ पर सबसे अंतिम बार अपील की जा सकती है। इसके खिलाफ जाने का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। भारत की पहली महिला स्पीकर। फिर अगला प्रश्न है, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर एक शब्द कट गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायाधीश जो होते हैं वो इन ऑप्शनों में सबसे वरीयता के आधार पर सबसे उच्चतम शिखर पर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो यहाँ पर ध्यान देंगे लोकसभा अध्यक्ष महिला के रूप में कौन आया है? मीरा कुमार जी। पहले कौन आया है? मीरा कुमार जी। बैठक को अस्थायी तौर पर, ये पूछ रहा अस्थायी तौर पर निलंबित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अस्थायी तौर पर स्थगन कहलाता है, या इसे स्थगित करना भी कहते हैं। और लोकसभा में ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति द्वारा किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कितने सदस्यों के अनुसमर्थन? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, इसके लिए मिनिमम 50 सदस्यों का प्रावधान किया गया कि मिनिमम 50 सदस्य ऐसे प्रस्ताव का अनुसमर्थन करते हैं। फिर पूछा गया प्रश्नकाल किस समय प्रारंभ होता है? तो अगर संसद का कार्यक्रम देखेंगे तो वो 11 बजे से प्रारंभ होता है, और उसका पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे के बीच, इसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। और अगर 12 से 1 का टाइम देखें, 12 से 1 बजे तक, इस काल को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्नकाल 11 से 12 और शून्यकाल जो होता है वो 12 से 1 का समय होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, संसद में कुल सत्रों की संख्या कितनी होती है? तो संसद में सत्र कितने होते हैं? 3। कौन कौन से सत्र होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग तीनों सत्रों की बात करें कि 3 सत्र कौन कौन से होते हैं, तो 3 सत्र की बात करें तो ये 3 सत्र, एक मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र, दूसरा सत्र होता है बजट सत्र एक, और बजट सत्र के अलावा एक शीत सत्र। ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं, शीत सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र। मानसून सत्र, बजट सत्र और शीत सत्र, ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। तो संसद में कुल सत्रों की संख्या कितनी होती है? 3। अगले प्रश्न पर चल करके देखेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, निरंतर कितने दिनों तक बिना अनुमति के कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है कि उसकी सदस्यता निरस्त हो जाए? तो अगर कोई व्यक्ति 60 दिन या उससे अधिक समय तक, सी ऑप्शन पे 60 दिन या उससे अधिक समय तक बिना अनुमति के, यहाँ पर पहले से दिया गया है बिना अनुमति के, अगर कोई संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। सत्रावसान की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अभी हमने बात किया था राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है। क्या करता है? आहूत करना। आहूत का मतलब बुलाना भी इसी के द्वारा किया जाता है। सत्र जो बुलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। और सत्राहूत के अलावा अवसान की बात जो आ रही है, सत्रों का अवसान या सत्रों को समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? तो भी राष्ट्रपति करता है। अगर यहाँ पर और पूछ लिया जाता कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तब भी राष्ट्रपति टिक हो जाता। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति तभी होते जब स्थगन की बात आती। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान किया गया? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी। संचित निधि का प्रावधान आर्टिकल 266 में किया गया और 267 में आकस्मिक निधि का। तो संचित निधि का ध्यान रखेंगे, कहां पर प्रावधान किया गया? आर्टिकल 266(1). आगे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक लेखा समिति से संबंधित है? ये लोक लेखा समिति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है
कि लोक लेखा समिति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया? आर्टिकल 266 में ही लोक लेखा समिति के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी, इसे क्या कहा जाता है? पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, गठन 1921 में हुआ और ये सबसे पुरानी समिति। आगे, शून्य काल किस समय शुरू होता है? तो ये पूछा गया है, अभी इस पर भी हमने बात की है। शून्य काल कब शुरू होता है? तो 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक ये चलता है। तो यहाँ प्रारंभ का समय पूछ रहा है, तो शून्य काल 12 बजे। अब शून्य काल को शून्य काल क्यों कहते हैं? तो 12 बजे की स्थिति में देखेंगे अगर, तो उस समय घड़ियों पर 00 ही बना होता है, इसलिए इस काल को शून्य काल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर अगर हम लोग बात करेंगे, भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में भारत की केंद्र सरकार के अधिकार किस अनुच्छेद पर आधारित? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर एक आर्टिकल है 260। जब भारत सरकार भारत के बाहर के संबंधों पर विचार विमर्श या नियम कानून का प्रावधान करेगी तो आर्टिकल 260 का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की या हटाए जाने की सही आयु क्या है, जब वो अपने पद से पदमुक्त हो जाता है? तो यहां पर है 65 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य हो और चाहे अन्य हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान हो चाहे अन्य न्यायाधीश का प्रावधान हो, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? अब यहां पर ध्यान रखना है, क्या नहीं की जाती? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। इसका मतलब अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होने वाले। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 165 में किया गया है। एडवोकेट जनरल, इसके संबंध में बात की जाती है। जैसे एक आर्टिकल 76 पर केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उसी लहजे में 165 के तहत एक विधिक सलाहकार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, जो राज्य के संबंध में का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसकी भी नियुक्ति वही करता है, राज्यपाल ही। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसके जस्ट पहले प्रश्न में देखा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती। तो ये आपके प्रश्न रहे। हमें उम्मीद है कि आपको इससे उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, लाभ होगा। धन्यवाद।